प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी चैनल से। हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स, और मैथ के अंतर्गत पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की मैथ्स। और आज कक्षा 9वीं की मैथ्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं और जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें। आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि अब ये आपकी जो कक्षा 9वीं की मैथमेटिक्स की क्लास है ये लगातार आज के बाद लगातार यानी कंटिन्यू जारी रहेगी। और आप इस चैनल से जुड़ करके वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हो और कौन सी क्लास है आप, ठीक है ना। और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। रविवार को हम मोटिवेशनल क्लास लगाने का प्रयास करेंगे और उन सफल लोगों को इस पर्दे पर लाएंगे जिससे प्रेरित होकर के आप भी अपने जीवन में नए नए मुकाम हासिल करेंगे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका 9वीं कक्षा का पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है, इस चैप्टर का नाम है क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम क्या है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में आपके काम आएगी। आगे परीक्षा में 1-1.5 नंबर का प्रश्न पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जाए तो भी आप जब सॉल्यूशन करोगे प्रश्नावली का उसमें ये सारी परिभाषाएं डेफिनेशन काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के उदाहरण। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, पूर्ण और अपूर्ण संख्याओं के उदाहरण एग्जाम्पल। और फिर हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बाद पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं की परिभाषा और उसके एज एग्जाम्पल, ठीक है। और ठीक उसके बाद पढ़ेंगे हम दशमलव विस्तार। दशमलव विस्तार का मतलब होता है, दशमलव विस्तार है वो कितने प्रकार का है, उसकी क्या क्या परिभाषा है और किस प्रकार हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ठीक उसके बाद पढ़ेंगे हम आवर्ती दशमलव के प्रकार। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे घातांक, क्या घातांक आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 का पावर 3 होता है, 2 की पावर 5 होती है, 3 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 2 होती है, तो उसे हम कहते हैं घातांक। तो घातांक के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे आप बताना, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को हल करने की, ठीक है। जहां तक कोई डाउट नहीं डाउट है तो आइए देखते हैं ये चीजें क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या है उन संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उन संख्याओं के बारे में सबसे पहली बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं कहें या हम इसको कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थी, क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब जब हम प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, फिर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वे संख्याएं कौन से प्रिय विद्यार्थियों, यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के अनंत तक वे संख्याएं जो गिनने में काम में ली जाती है, गिनने में काम में ली जाती है, 1 से लेकर के अनंत तक क्या है, कैसे? जैसे 1 भी होती है, 10 भी होती है, 20 भी होती है, 100 भी होती है, 1000 भी होती है, लाख भी होती है, करोड़ भी होती है, और 10 करोड़, अरब, खरब, 10 अरब, ऐसे इस प्रकार संख्या है वो अनंत तक जाती है। तो यानी 1 से लेकर के अनंत तक जो भी गिनने योग्य संख्या है, 1 से लेकर के अनंत तक, उन संख्या को हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे, ठीक है। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो प्रिय विद्यार्थियों
तो मुझे बताइए कि मुझे ये दिक्कत है सर। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो मन लगा करके, चित लगा करके या व्हाइट बोर्ड की तरफ देखे और अपने भविष्य में जो भी सपने संजो रखे उन सपनों को साकार करें। आपका भाई यहाँ आपके साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा। किसी भी विद्यार्थी को ये समस्या है कि हमारे स्कूल में कोई फैकल्टी नहीं है और इसलिए हम मैथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपका भाई आपके साथ है। इस चैनल से जुड़ करके ज्ञान दीक्षा क्लासेस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा के तौर पर देखें प्रिय विद्यार्थियों। परिभाषा क्या होगी, यानी 1 से लेकर के अनंत तक गिनने योग्य जो संख्या है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे 1 से लेकर अनंत तक गिनने योग्य। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक गिनने योग्य संख्याओं, 1 से लेकर के अनंत तक गिनने योग्य संख्याओं को प्रिय विद्यार्थी क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इस प्राकृत संख्या को आप प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। किसको, 1 से लेकर के अनंत तक जो गिनने योग्य हैं उन संख्याओं को, ठीक है, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यानी 1 से लेकर के अनंत तक गिनने योग्य जो संख्याएं काम में ली जाती है उन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, उसके बाद में एज ए उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार आप अनंत तक संख्याएं ले सकते हैं। ये सिंबल है, ये अनंत का है, किसका है, अनंत तक। ठीक है ना, यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। जहां तक कोई विद्यार्थी को दिक्कत है किसी को, तो मुझे बताइए कि हमें इस चैप्टर में यहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जब प्राकृत संख्या है तो परीक्षा में 1 नंबर का, आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यार्थी क्या होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, वह संख्या कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह है 1। क्या है, 1 है, उसको सबसे छोटी प्राकृत संख्या माना जाता है। तो यहां होगा प्रिय विद्यार्थियों क्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक जो संख्या है वह है प्रिय विद्यार्थियों आपके अनंत। क्या है, अनंत, यानी अनंत संख्या है वो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मानी जाती है। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक गिनने योग्य जो भी संख्या काम में लेते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी होगी 1 का प्रयोग करते हैं गिनने में, हाँ, और अनंत का भी करते हैं, अनंत अरबों खरबों कुछ भी कहो। ठीक है ना। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगला है प्रिय विद्यार्थी, वो है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थी, क्या ध्यान देना है, जो ये पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आइए जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। तो हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थी पूर्ण संख्याओं की। जैसे जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है 1 से अनंत तक, ठीक है, ये 1 से लेकर के अनंत तक जो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्याओं में जीरो भी साथ में गिना जाए, या यूं कहें जीरो को, इन प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को जोड़ने पर जो भी प्राप्त संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, होल नंबर्स में
इसकी जब परिभाषा लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो परिभाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्राकृत यानी प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, क्या शून्य जोड़ने पर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ने पर, ठीक है, जो संख्या मिलती है या प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ने पर जो संख्याएं या जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, उन्हें प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बेसिक मैं शब्दावली क्यों लिखा रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन है ये क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन इस आपके चैप्टर के अंतर्गत काम आएगी। जहां भी आप क्वेश्चन हल करोगे तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी तो क्वेश्चन आसानी से हल होगा, डेफिनेशन याद नहीं होगी तो क्वेश्चन हल करने में आपको मुश्किलें पैदा होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थी देखें पूर्ण संख्याओं को, तो क्या है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार आप अनंत तक, ठीक है ना। यानी इस प्रकार आपकी जो संख्या है, यानी 0 को भी साथ में हम लेते हैं तो ये संख्या पूर्ण बन जाती है, ठीक है। 0 कभी भी किसी संख्या के साथ जुड़ेगा तो पूर्ण बना देगा। जैसे 2 है, 2 के साथ जुड़ेगा 20 पूर्ण, 3 है, 3 के साथ जुड़ेगा 30, इसको भी पूर्ण संख्या हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी 1 से लेकर के अनंत तक या 0 से लेकर के अनंत तक है जो संख्या है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे क्या है, आगे चलेंगे। आगे जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय से पहले है पूर्णांक। क्या है, एक की पूर्ण संख्याएं और एक है पूर्णांक, ठीक है, यानी पूर्ण धन अंक। वे अंक जो क्या है पूर्ण की परिपाटी पर खड़े उतरते हैं वे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। इसको कोष्टक में लिखें अंग्रेजी में प्रिय विद्यार्थियों, तो इसे हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स, ठीक है। ये जो कि आपकी जो प्रश्नावलियां चल रही है 9वीं 10वीं की 8वीं की 6वीं की 7वीं की, ये सारे के सारे आपके कंपटीशन में आगे काम आएगी। जब आप पटवार और ग्राम सेवक कांस्टेबल वगैरह एग्जाम दोगे एलडीसी का, उनमें सारी ये बेसिक चीजें आपकी एनसीईआरटी से पूछी जाती है। किसी भी गाइड से फिलहाल पिछली 5, 7, 10 भर्तियों में 2-3 सालों से देखा गया कि किसी भी भर्ती में किसी गाइड से क्वेश्चन ना उठा करके सीधा का सीधा क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो इन एनसीईआरटी की बुक्स से करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर जितने भी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आगे चले तो आपका चयन है उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है। अब जब पूर्णांक की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें धनात्मक संख्याएं हैं वो भी होगी। कौन सी? धनात्मक भी होगी, और ये ऋणात्मक है वो भी होगी, ठीक है। धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, और उसके साथ साथ में शून्य है इसको भी गिना जाएगा। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों को मिला करके हम कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक ऋणात्मक, सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को, सभी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, मिलाकर सभी पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। यानी धनात्मक संख्या है वो भी पूर्णांक कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या है वो भी पूर्णांक कहलाएगी, और कोई शून्य है तो भी पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है। यानी शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसे पूर्णांक कहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों देखा जाए
तो उदाहरण के तौर पर है, सबसे पहले जैसे -4, -3, -2, -1 शून्य, ठीक है, +1, +2, +3, +4, इस प्रकार आप अनंत तक, ठीक है ना। ये जो संख्या है इन सभी को मिला करके हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को इंटीजर्स, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अगला जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वो टॉपिक है परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब जब मैंने 8वीं का चैप्टर फर्स्ट, उसका हेडिंग भी है परिमेय संख्या, आपने अभी 9वीं वालों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये परिमेय संख्या है। 8वीं का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसी का नाम है परिमेय संख्याएं, और यहाँ आपका परिमेय संख्या है वो संख्या पद्धति में ये जो एक टॉपिक है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, तो हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम प्रिय विद्यार्थियों क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी भिन्न के रूप में लिखी हुई जो संख्याएं आपको मिलती है वो सारी सारी परिमेय संख्याएं हैं, यानी P/Q, ठीक है, P/Q या भिन्न के रूप में। इसको हम इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थी कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन आपने देखा होगा कैसे, जैसे 3/4, 5/7, 2/3, इस प्रकार के आप देखते हो। बटा में राशि, अंश और हर, ऊपर वाली संख्या को मेरे विद्यार्थियों हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ये हर एक भिन्न में ऐसा ही नियम लागू होगा। ऐसा नहीं मैंने केवल 2 को इंडिकेट करके लिखा है इसका मतलब 2 ही है, नहीं, जितनी भी भिन्न है उसमें से बटा से ऊपर वाली राशि है उसको अंश और नीचे वाली राशि को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब हम लिखेंगे परिभाषा, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q या भिन्न, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये संख्याएं जो P/Q भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याएं। 8वीं वाले जब 9वीं में आओगे तो ये आपके लिए दोबारा काम में आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ध्यान देना। वे संख्याएं जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखी जाती है, लिखी हुई मिलती है, उन्हें क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उन्हें कहेंगे परिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो जैसे 1/4 ये भी एक फ्रैक्शन या भिन्न है, 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, और 3/4 ये भी फ्रैक्शन है, 5/2 ये भी फ्रैक्शन है, और 6/7 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं आदि, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यानी ये वे संख्याएं जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखी हुई मिलती है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक कि जैसे ये 2 है, क्या ये जो 2 है, 2 बराबर यानी 2 के बटा में 1 लगा सकते हैं, तो ये 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्याएं है या परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। आगे कैसे चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं। जब परिमेय संख्याओं की बात हो गई, अब अगला है हमारा वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का ठीक उल्टा। इसको हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याएं। अब ध्यान देना,
कुछ प्रकृति में ऐसी संख्याएं होती है प्रिय विद्यार्थियों, वह संख्याएं फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती। नहीं लिखी जाती तो हम उसको कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो प्रिय विद्यार्थियों फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में, वे संख्याएं जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती प्रिय विद्यार्थियों। क्या वे संख्याएं जो फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती, वो क्या कहलाती है? नहीं लिखी जाती। उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो मुझे बताइए। उदाहरण के तौर पर हम माने प्रिय विद्यार्थियों, जैसे √2 है, इस √2 को हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में पाई है, क्या है? पाई है, √3 है। ये जो संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है इरेशनल नंबर्स। यहां तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि डाउट हमें रखना नहीं। जितना जल्दी डाउट आपका क्लियर होगा उतनी ही ज्यादा सफलताएं आपके पास आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो अगली क्लास में जैसे जाओगे 9वीं वाले, तो 10वीं में भी कुछ चीजें आपकी रिपीट होगी, और 10वीं में जाओगे तो इन 9th वाली चीजों को पीछे छोड़ करके मत जाना। जो भी व्यक्ति पीछे छोड़ करके आगे बढ़ता है चीजों को, तो वो आगे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों को आप साथ साथ लेकर के चलना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला है प्रिय विद्यार्थियों, ये डेफिनेशन जो मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन सारी आपके प्रश्नावलियों में काम में आएगी। क्योंकि जैसे प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे तो ये डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। इन डेफिनेशन के बिना आपके वहां अवरोध खड़ा हो जाएगा हल करते समय या उसका सरलीकरण करते समय। ठीक है, तो यहां तक कोई विद्यार्थी किसी को भी डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है डाउट? अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्या है? अगला है वास्तविक संख्याएं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम अंग्रेजी में प्रिय विद्यार्थियों कहते हैं, बाइलिंगुअल चल रहे हैं। अंग्रेजी क्यों मैं ले रहा हूँ? कुछ टर्म्स है मैं ज्यादा अंग्रेजी यूज करूंगा, क्योंकि जब आप 10th के बाद मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे तो वहां सारा सिलेबस आपका है वो क्या होगा? वो होगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों? हमने पढ़ा कुछ परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ी? कुछ परिमेय संख्याओं का जिक्र किया और कुछ अपरिमेय संख्याओं का जिक्र किया। अपरिमेय संख्याओं का मतलब जिन्हें फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √3, पाई, √2 ऐसा। तो ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को मिलाकर, क्या प्रिय विद्यार्थियों? इन दोनों को मिला करके सामूहिक रूप से हम कहेंगे क्या? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या कहलाएगी? यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर हम इसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स का पता चल गया। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को सामूहिक रूप से हम बोलेंगे तो हम कहेंगे दैट इज रियल नंबर। ठीक है ना, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। क्या लिखेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से, कैसे? सामूहिक रूप से प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्याएं
कहते हैं, यानी परिमेय और परिमेय संख्याओं को मिलाकर के हम सामूहिक रूप से इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एज उदाहरण के तौर पर देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो परिमेय संख्या क्या थी, जैसे -3, -2, -1, फिर 0, ठीक है, और 0 के बाद में था +1, +2, +3, और उसके बाद में था अपरिमेय संख्या कौन सी थी, √2, पाई और √3, यानी आदि। इन संख्याओं को दोनों को मिलाकर के हम कहेंगे वास्तविक संख्या, यानी सामूहिक रूप से इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। फिर बटा वाली जो है 1/2, 1/4, ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं ही कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है दशमलव विस्तार, ठीक है। अब ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थी, ध्यान क्या देना है कि दशमलव विस्तार है, इसमें बखूबी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दशमलव जो विस्तार है, इस दशमलव विस्तार में हम कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव विस्तार को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है दशमलव विस्तार, ठीक है। अब दशमलव विस्तार में क्या क्या पढ़ेंगे, सामान्य तौर पर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, दशमलव विस्तार का होता क्या है। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसी संख्या लिखी होती है 1/2, इसको जब हम हल करेंगे भिन्न को तो क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों, तो आएगी 0.5। क्या आएगा, 0.5 का मतलब होता है आधा, इसका भी मतलब आधा। दशमलव हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जैसे 1/3, तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.33333, इस प्रकार ये लंबी लंबी लगातार चलती जाती है, यानी एक ही अंक का बार बार दोहरान होता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों अलग अलग नामों से पुकारेंगे, और यही है जो आपके ये दशमलव विस्तार में दो प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। कौन सा, एक है आवर्ती दशमलव, कौन सा, आवर्ती, या हम यूं लिखे पहला समापे, समापे दशमलव, ठीक है। पहले की हम बात करें तो पहला है हमारा वो समापे दशमलव है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, इस प्रकार की जब समापे दशमलव प्रणाली होगी, इसके अंतर्गत जब भी हम किसी भिन्न को हल करेंगे तो भिन्न कुछ समय तक तो चलेगी, एक समय ऐसा आएगा जहां अंक है वो समाप्त हो जाएंगे, यानी शून्य आ जाएगा, और शून्य काल के बाद में उसका आगे कोई मतलब ही नहीं हल करना, ठीक है, क्योंकि शून्य आगे आप बचा ही नहीं कुछ, तो हल किसको करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी राशियां होती है जिनको मैंने देखा 1.3, तो इसको जब हल करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद 3 अनवरत जारी रहेंगे और अनंत तक ये चलते रहेंगे, ठीक है, लगातार थक आप जाओगे लेकिन ये 3 आना बंद नहीं होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आवर्ती, यानी अंकों का बार बार दोहरान हो रहा है उसको आवर्ती, और जहां अंक समाप्त हो जाते हैं भिन्न में हल करने पर तो उसे हम कहेंगे समाप्य दशमलव प्रणाली, ठीक है। तो सबसे पहले समाप्य दशमलव प्रणाली के अंतर्गत हम लिखेंगे, ठीक है, यानी वे भिन्न या वे भिन्न जिसमें कुछ अंकों के बाद, वे भिन्न जिसमें कुछ अंकों के बाद प्रिय विद्यार्थियों दशमलव समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे समाप्य दशमलव प्रणाली कहा जाता है। समाप्य दशमलव प्रणाली या समाप्य दशमलव कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो 1/2 को हल करोगे तो 0.5 आएगा, यानी ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, 1/4 को आप हल करोगे तो बराबर में पॉइंट कितना आएगा, 0.25 आएगा, ये भी हल हो गया। 3/4 को जब हल करोगे तो 0.75 आएगा, यानी ये है धीरे धीरे हल करते करते एक समय बाद अंक है वो समाप्त हो गया। 75 के बाद में कुछ भी बचा ही नहीं तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समाप्य दशमलव प्रणाली। दूसरी है प्रिय विद्यार्थियों, वह है कौन सी, आवर्ती दशमलव प्रणाली। दूसरी है प्रिय विद्यार्थियों, वह है आवर्ती दशमलव प्रणाली। ठीक है, अब आवर्ती दशमलव प्रणाली किसे कहेंगे, वे संख्याएं या वे फ्रैक्शन लिखेंगे, वे भिन्न जिसमें प्रिय विद्यार्थियों समान अंकों का या यूं कहें अंकों का अनवरत यानी बिना रुके दोहरान होता है। क्या होता है, दोहरान होता है, यानी रिपीटेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उसे आवर्ती दशमलव कहा जाता है। आवर्ती दशमलव प्रणाली कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यानी जिन अंकों का बार बार रिपीटेशन होता है, जिन अंकों का बार बार दोहरान होता है, उसे हम आवर्ती दशमलव प्रणाली कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, मैंने लकीरें नहीं खींच रही है क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप जब कॉपी में या नोटबुक्स में लिखो तो आप लकीरें इस अक्षरों के ऊपर जरूर खींचना। यहाँ तो गणित में चल जाएगा, नहीं खींचोगे, लेकिन हिंदी जब भी लिखोगे तो आप आदत बन गई तो हिंदी में भी ऐसा करोगे, और हिंदी में ये देवनागरी लिपि का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, वहां अंक हिंदी में कटेंगे पूरे पूरे। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे 1/3 को इसको हल करोगे 0.3 इस प्रकार आपका आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, 1/6 को हल करोगे तो क्या होगा, 0.6 इस प्रकार आप आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अनंत तक, यानी कभी भी ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, आप थक जाओगे। यानी इसमें बार बार आपका क्या हो रहा है, अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आवर्ती दशमलव प्रणाली। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक उल्टा छह को हम करेंगे तो होता है 6 कम 6 पीछे पीछे 4, 6 6 36 6 6 37 6 6 37 इस प्रकार होगा 1 6 6 6 6 6 6 6 ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है अगला प्रिय विद्यार्थी, वह है अनावर्ती दशमलव प्रणाली। ठीक है, ये तो होगी आवर्ती, और अगला है अनावर्ती दशमलव प्रणाली। अनावर्ती दशमलव प्रणाली है तो इसमें क्या क्या है चीजें हैं। ठीक है, अनावर्ती दशमलव प्रणाली, अनावर्ती दशमलव प्रणाली में कौन कौन सी चीजों का जिक्र किया गया है, आइए देखते हैं। अब ध्यान रखना, ऐसी प्रणाली में वे फ्रैक्शन वे भिन्न होंगे या वे संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं या वे संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों जो वे संख्याएं जो न तो समाप्त होगी, वे संख्याएं जो न तो समाप्त होगी और न ही क्या है, न ही प्रिय विद्यार्थियों क्या है, दौरान होता है। ठीक है, यानी न तो वो समाप्त होगी और न ही अंकों का क्या है, दोहरान होता है। न समाप्त होगी और न ही अंकों का दोहरान होता है, तो उसे प्रिय विद्यार्थियों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अनावर्ती दशमलव प्रणाली।
ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अनावर्त दशमलव प्रणाली कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी विद्यार्थी को। और उदाहरण के तौर पर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण रूट 2 है। इस रूट 2 को आप हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो 1.414, ठीक है, और उसके बाद में 2 1 3 इस प्रकार है ये गाथा आगे से आगे बढ़ती जाएगी। यानी ना तो आपको बार बार दोहरान होगा और ना ही खत्म होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अनावर्ती दशमलव प्रणाली। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अगला जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वो बच्चा है, अब एक ही बच्चा है घातांक। क्या बच्चा है? अब हमारे सामने एक ही अंतिम टॉपिक बचा है ये चैप्टर के तौर पर, वह है घातांक। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? घातांक। ठीक है, अब इस घातांक को आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे ये 2 है, इस 2 की घातांक 3 है, इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। इस 3 का मतलब 3 है या 5 है, इसका मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी बार बार अंक का क्या होगा? गुणा होगा, यानी अंक की पुनरावृत्ति होगी और गुणात्मक रूप में होगी। इसे हम शॉर्ट रूप में यदि लिखते हैं, छोटे या संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। तो हम घातांक की परिभाषा हम क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है घातांक। तो हम इसकी परिभाषा जब लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो परिभाषा में लिखेंगे किसी भी संख्या को, संख्या कोई भी हो सकती है, किसी भी संख्या को बार बार, किसी भी संख्या को बार बार गुणा करने का जो छोटा या शॉर्ट रूप होता है, छोटा या कोष्टक में लिखें प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, या छोटा रूप। किसी भी संख्या को बार बार गुणा करने का छोटा रूप होता है, उसे घातांक कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, क्या कहा जाता है? घातांक कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। डाउट अपन को रखना नहीं है। कैसे नहीं रखना है? ये सारी जो डेफिनेशन आपको ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखवाई है, ये सारी डेफिनेशन आपके इस चैप्टर में साथ साथ चलेगी। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। याद करोगे तो आपके क्वेश्चन आगे हल होंगे, और भूलोगे नहीं, नहीं याद करोगे तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। उदाहरण के तौर पर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, तो जैसे 3 की घात 3 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 की घात 2 बराबर है 5 गुणा 5। और 7 की घात 5 है, इसका मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यानी 7 को 5 बार लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इसी को हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं है तो आज की क्लास का ये अंतिम अंत था। और अब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आगे बढ़ाएं। और आज की क्लास में बस इतना ही।